नमस्कार। आज आयुर्वेद का इतिहास लेक्चर 6। चलिए प्रारंभ करेंगे। इससे पहले देखिएगा मैंने आपको जो बताया था लघुत्तरी के बारे में। अब हम आज बात करेंगे आयुर्वेदिक काल विभाजन की। आयुर्वेदिक काल विभाजन के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस काल में कौन कौन से आचार्य रहे हैं, उन्होंने क्या क्या अपना जो कार्यकाल है और कार्य किया है उन्होंने, वो उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा कार्य विभाजन जो काल विभाजन है उसको तीन उसमें बांटा गया है काल में, जिसमें देखिएगा आदिकाल जिसे प्राचीन काल के नाम से भी जाना जाता है, मध्यकाल जिसको संग्रह काल या टीका काल कहा जाता है, और आधुनिक काल। तो सिंपल है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब हमें बस ये याद रखना है कि आदिकाल जो है कहाँ से कहाँ तक माना गया है। तो देखिएगा आदिकाल तो आदि मतलब प्रारंभ से ही, आरंभ से, तो याद रखिएगा आरंभ से 8वीं सदी तक के अंत तक आदिकाल है। 9वीं सदी से 16वीं सदी तक देखिएगा मध्यकाल है, और 17वीं सदी के बाद जो आज तक है वो अपना आधुनिक काल है। अब प्राचीन काल की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से आचार्य रहे हैं, उन्होंने क्या क्या टीकाएं की हैं, उस सारे। तो देखिएगा सबसे पहले भट्टा हरिश्चंद्र के बारे में नाम सुना ही होगा आपने, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। चरक संहिता पर टीका लिखी हुई है इन्होंने, चरक न्यास करके लिखी हुई है। तो वहां पर मैंने आपको याद करवाया था कि जो न्याय करते हैं वो एक राजा थे भट्टा हरिश्चंद्र, जिन्होंने चरक पर न्याय किया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो है आपका एक खरनाथ संहिता का प्रतिसंस्कार। इसको IM पे लगा लीजिएगा, है ना। भट्टा हरिश्चंद्र ने कौन सी संहिता का प्रतिसंस्कार किया है, तो वह खन्ना संहिता। फिर उसके बाद स्वामी कुमार की बात करते हैं, 7वीं सदी। देखिएगा स्वामी कुमार इन्होंने भी देखिएगा चरक संहिता पर टीका लिखी हुई है, चरक पंजिका। आषाढ़ वर्मा का हालांकि 9वीं सदी बता रहा है यहाँ पर, और 9वीं सदी है, और इसकी जो टीका है ये भी परिहार वर्तिका है, देखिएगा चरक संहिता पर। अब हमने जो अभी बात की थी, देखिएगा क्या बात की थी कि आरंभ से 8वीं सदी के अंत तक। अब आषाढ़ वर्मा देखिए यहाँ पर आधुनिक काल में ही, वो सॉरी आरंभ काल में ही ले लिए गए हैं, प्राचीन काल में ले लिए। वो इसलिए क्योंकि इनका जो जन्म हुआ होगा वो 8वीं सदी में हुआ होगा, और 9वीं सदी में इनका कार्यकाल रहा होगा, इसलिए। बात करेंगे पतंजलि की, तो देखिएगा पतंजलि ने कौन कौन सा, पतंजलि ने तो चरक वार्तिका और सिद्धांत सारावली, तो दोनों ही इंपोर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखना है। क्षीर स्वामी दत्त, इसको IM पे लगा लीजिएगा। क्षीर स्वामी दत्त वार्तिककार के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए वार्तिककार कौन है, तो क्षीर स्वामी दत्त है। पंजिकाकार कौन है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो मेरी जो पिछले लेक्चर है उसमें देख लीजिएगा पंजिकाकार कौन है। वर्तिकाकार कौन है, याद रखिएगा, तो वर्तिककार है क्षीर स्वामी दत्त। नंदी, तो ये नंदी भी रहे होंगे आपके प्राचीन काल में, जिन्होंने चरक सुश्रुत पर टीका की होगी, चलेगा। अब बात करेंगे मध्यकाल की, जो 9वीं सदी से प्रारंभ हुआ है और 16वीं सदी तक। तो इसमें जितने भी आचार्य, अधिकतर आचार्य इसी में है। इसी में टीका काल जो टीकाकरण हुए हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं। टीकाकरण का अर्थ यहाँ पर ही है, टीकाएं बहुत ज्यादा लिखी हुई है 9वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच बीच में। तो देखिएगा सबसे पहली है 9वीं सदी के कौन कौन से आचार्य हैं, तो देखिए जेजट का आपने नाम सुना ही होगा, जेजट, जिन्होंने निरंतर पद व्याख्या लिखी है, किस पर, चरक संहिता पर। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, जेजट निरंतर पद व्याख्या। दूसरा है सभी बृहत्त्रयी पर जेजट की टीकाएं हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बृहत्त्रयी पर किस आचार्य की टीकाएं मिलती हैं, तो बृहत्त्रयी का यहाँ पर अर्थ है आपका चरक पर भी है, सुश्रुत पर भी है, और अष्टांग हृदय पर भी टीकाएं की गई है। किसने, जेजट ने। और ये तो थे संस्कृत टीकाएं। क्या संस्कृत टीकाएं सभी बृहत्त्रयी पर किसमें मिलती हैं, तो वो आपके जेजट हैं। इसी तरीके से हिंदी टीका आपकी पूछी जाए तो हिंदी टीका याद रखिएगा अत्रिदेव, जिन्होंने चरक पर भी लिखी है, सुश्रुत पर भी, भागवत पर भी। सुधीर, इन्होंने सुश्रुत चरक पर टीका की है, तो पढ़ के छोड़ दीजिए, कोई खास नहीं है। माधव, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है IMP माधव को, तो सुश्रुत पर 2 टीका की इन्होंने, श्लोक वार्तिक या प्रश्न सहस्त्र विधान, और सुश्रुत टिप्पण। देखिएगा ये सुश्रुत टिप्पण तो मैंने पढ़ाया है आपको, लेकिन श्लोक वार्तिक यहाँ से याद रखिएगा, या इसको क्या दूसरा नाम क्या है, प्रश्न सहस्त्र विधान के नाम से भी जाना जाता है। अमित प्रभ की देखिएगा इंपोर्टेंट है, और केवल न्यास है, किस पर लिखी है, चरक संहिता पर लिखी है, केवल न्यास। और चरक न्यास अगर जुड़ जाएगा, चरक अगर सामने जुड़ जाएगा, तो वो फिर किसकी टीका कहलाएगी, वो भट्टा हरिश्चंद्र की कहलाएगी। भद्र वर्मा, तो पढ़ लेना, चरक संहिता पर टीका की है, कोई खास नहीं है। अब बात करेंगे 10वीं सदी की। 10वीं सदी में देखिएगा चंद्रनंदन, इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पदार्थ चंद्रिका लिखी है अष्टांग हृदय पर।
चंद्रट, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चंद्रट। देखिए चंद्रट कौन थे, तो देखिए तीसराचार्य के पुत्र थे। तो सबसे पहले तो यही है, तीसराचार्य के पुत्र, मतलब इनके पिता का नाम क्या था चंद्रट के, तो तीसराचार्य थे। इन्होंने क्या किया चंद्रट ने, तो आपने सभी ने पता होगा, सुश्रुत पाठ शुद्धिकर्ता, है ना, ये क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत पाठ शुद्धिकर्ता कौन है, तो वह चंद्रट। इन्होंने पिता द्वारा रचित, पिता ध्यान से सुनिएगा, पिता द्वारा रचित चिकित्सा कलिका पर व्याख्या की है। तो ये चिकित्सा कलिका को अंडरलाइन करिए। अब आपसे पूछा जाए कि पिता पुत्र, मतलब पिता की कौन सी टीका थी जिस पर पुत्र ने टीका की है, तो वो है चंद्रट। याद रखिए तीसराचार्य के पुत्र थे, इन्होंने अपनी पिता की रचित चिकित्सा कलिका पर ही व्याख्या कर दी है। और क्या क्या किया इन्होंने, तो देखिएगा इन्होंने याद रखिएगा योग रत्न समुच्चय, ये इंपोर्टेंट लगाइएगा, योग रत्न समुच्चय, क्योंकि अभी हम रस रत्न समुच्चय पढ़ते थे। रस रत्न समुच्चय के आचार्य जब मैं क्या बोलते हैं रसशास्त्र पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले योग रत्न समुच्चय आ गए। अब योग रत्न समुच्चय किसने लिखा है ये ग्रंथ, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रट ने। आगे बात करेंगे योग मुष्टि के भी जो लेखक है वो कौन है, चंद्रट है, वैद्य कोश के। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए, योग रत्न समुच्चय, योग मुष्टि, तो ये तो दो ही नाम से आपको याद हो जाएंगे। योग रत्न समुच्चय दोनों में योग आ रहा है, ये एक योग मुष्टि है, तो चंद्रट है। बाकी वैद्य कोश तो चंद्रट वैद्य कोश रहे हैं। इसी तरीके से ब्रह्मदेव देखिएगा चरक सुश्रुत पर व्याख्या है, तो ये कोई खास नहीं पूछता है, पढ़ के छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं 11वीं सदी की बात करें तो देखिए गैदास या चरक, गैदास चंद्रकाकार। अब देखिएगा आपके पास 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, चंद्रकाकार, वर्तिकाकार, है ना, पंजिकाकार। तो आपको पता होना चाहिए पंजिकाकार कौन है, चंद्रकाकार कौन है, वर्तिकाकार कौन है। तो दो तो हमने यही पढ़ ली। देखिए वर्तिकाकार आपके क्षीर स्वामी दत्त थे, चंद्रिकाकार आपके गैदास जी हैं, है ना। अब बचा एक पंजिकाकार, तो वो भी आ जाएगा, नहीं है तो आप पिछले जो क्लास ली हैं उनमें देखिएगा, कहीं ना कहीं मैंने बताया होगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा चरक चंद्रिका लिखी है चरक संहिता पर, और न्याय चंद्रिका लिखी है सुश्रुत संहिता पर। तो आपको पता होना चाहिए गैदास ने चरक पर भी टीका की है, सुश्रुत पर भी टीका की है। नरदत्त की बात करें तो इनकी भी सदी 11वीं सदी है, ये सभी 11वीं सदी के याद रखिएगा, है ना। बृहद तंत्र प्रदीप चरक संहिता पर, चक्रपाणी दत्त ये भी 11वीं सदी के थे, जिन्हें चरक चतुरानंद चरक पर उपाधि दी गई, सुश्रुत सहस्त्रनारायण सुश्रुत संहिता पर उपाधि दी गई है। इन्होंने देखिएगा आयुर्वेद दीपिका जो लिखी है चरक संहिता पर लिखी है ना। अभी मैं जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा के आया था आयुर्वेद दीपिका जो सारंगधर संहिता पर लिखी है वो किसने लिखी है, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हैं, देखिएगा जब तक आप कोलेट नहीं करोगे एक दूसरे से, जब तक आप हमेशा कंफ्यूजन रहोगे। इसलिए याद रखिए आयुर्वेद दीपिका जो है चरक संहिता पर किसने की है, तो चक्रपाणी है। आयुर्वेद दीपिका सारंगधर संहिता पर किसने टीका की है, तब आपको याद रखना पड़ेगा, जिसे गूढ़ांत दीपिका कहते हैं, जिसके जो लेखक है वो रुद्र भट्ट है, याद रखिए, है ना। दूसरी जो टीका है सबसे इंपोर्टेंट है भानुमति टीका, जो सुश्रुत संहिता पर की हुई है, और सुश्रुत संहिता पर कौन से स्थान पर, तो सूत्र स्थान पर भानुमति टीका, जिसका दूसरा जो नाम है तात्पर्य टीका, है ना। चक्रदत्त ने चिकित्सा संग्रह, इस पर निश्चल करने रत्न प्रभा टीका की है। तो अगर आपसे पूछा जाए चक्रदत्त की जो टीका है चिकित्सा संग्रह, उस पर रत्न प्रभा टीका किस आचार्य ने की है, किस लेखक ने की है, तो वो आएंगे आपके निश्चल कर। या निश्चल कर ने कौन सी टीका की है, तो रत्न प्रभा टीका की है। किस पर की है, तो चक्रदत्त की जो चिकित्सा संग्रह है उस पर की है। नेक्स्ट है इनकी शब्द चंद्रिका, ये IMP लगाइए शब्द चंद्रिका, इसको द्रव्य गुण संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस बुक का नाम है दूसरा द्रव्य गुण संग्रह। देखिए द्रव्य गुण अलग है, द्रव्य गुण संग्रह, तो अगर संग्रह पूछा जाए तो आप चक्रपाणी आंसर लगाइएगा, शब्द चंद्रिका पूछी जाए तब भी चक्रपाणी आंसर लगाइए, चिकित्सा संग्रह तब भी चक्रपाणी, भानुमति टीका तब भी चक्रपाणी। ये बहुत चक्रपाणी इंपोर्टेंट है, कई बार चक्रपाणी से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो कॉलम है आपका बिल्कुल आपको एक तरीके से रटा होना चाहिए, है ना। व्याकरण तत्व चंद्रिका इन्हीं की है। सर्वसार संग्रह, सर्वसार संग्रह, जब मैंने पहली जो क्लास ली थी और प्रथम पेज पढ़ाया था वहां पर मैंने एक ग्रंथ का नाम बताया था सर्वसार, जिसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो वहां पर बुद्ध थे। यहाँ पर सर्वसार संग्रह है, जिसके जो लेखक है वो चक्रपाणी है। ये तो थे 11वीं सदी के आचार्य की बात। अब बात करेंगे 12वीं सदी के आचार्य कौन कौन रहे हैं। तो देखिए 12वीं सदी में आप भास्कर पढ़ ही चुके हैं, जिन्हें पंजिकाकार कहते हैं।
अब आपके पास देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, पंजिकाकार हो गया, वर्तिकाकार हो गया, चंद्रिकाकार हो गया। अब उनके पास ऑप्शन मिल जाते हैं क्वेश्चन बनाने वालों के पास, और सीधा सीधा लिख सकते हैं पंजिकाकार कौन है, भास्कर है ना, गयदास है, आपके क्षीर स्वामी दत्त है, और आपने तीनों को ही पढ़ा है। बस आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कौन है। तो याद रखिएगा, भास्कर ने लघु पंजिका लिखी हुई है इसलिए उन्हें पंजिकाकार कहते हैं, है ना। गयदास ने चरक चंद्रिका लिखी है, चंद्रिका इसलिए चंद्रिकाकार कहते हैं उन्हें, है ना। सुश्रुत पर भी न्याय चंद्रिका मतलब चंद्रिका चंद्रिका शब्द लिखा हुआ, गयदास ने लिखी है चंद्रिकाकार, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे 12वीं सदी के डलहड़ भी हैं, तो निबंध संग्रह सुश्रुत संहिता पर टीका की है, वहां पर हमने पढ़ चुके हैं। विजय रक्षित ये भी हम पढ़ चुके हैं। मधुकोश व्याख्या, है ना, अस्मृति प्रकरण तक, और उसके बाद श्री कंठदत्त ने आगे प्रारंभ बढ़ाई थी, याद रखिएगा, मधुकोश व्याख्या पूर्ण की। तो ये भी मैं पिछली क्लास में बता के आया हूँ आपको। गदाधर इन्होंने सुश्रुत संहिता पर टीका की है, पढ़ लेना। सनातन ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नागार्जुन कृत योग शतक पर वल्लभ टीका, जो सनातन है उन्होंने नागार्जुन कृत योग शतक, तो आपसे पूछा जाए योग शतक के राइटर कौन है, तो नागार्जुन। इस पर योग शतक पर वल्लभ टीका किसने की है, सनातन ने। अब देखिए योग शतक आया यहाँ पर, अभी हम चंद्रट का योग मुष्टि पढ़ के आए थे, योग रत्न समुच्चय पढ़ के आए थे, तो वो भी दिमाग में रखना है आपको, और उससे ही कंपेरिजन करके आपको इस सनातन का नागार्जुन कृत योग शतक भी याद रखना है, जिस पर वल्लभ टीका की है। अब बात करेंगे 13वीं सदी में, तो अरुणदत्त बहुत इंपोर्टेंट है, सर्वांग सुंदरा है। इंदु सशीले का टीका, है ना, इंदुमती अष्टांग हृदय पर। हेमांद्री ये भी 13वीं सदी के हैं। तो ये 13वीं सदी के जितने भी हैं, ये एक बात याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है ना। तो हेमांद्री आयुर्वेद रसायन, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। हेमांद्री मैंने आपको जो ट्रिक याद करवाई थी, हेम मतलब वर्प होती है, उससे वर्प से देखिए रसायन होता है, इसलिए आयुर्वेद रसायन है ना इनकी टीका। और नेक्स्ट जो बात करें चतुर्वर्ग चिंतामणि, तो चतुर्वर्ग कैसे याद रख सकते हैं, तो जो हेम है वर्प है, देखिएगा जो सिल्ली आती है वर्प की, उसके 4 कोने रहते हैं, तो चतुर्वर्ग ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो चतुर्वर्ग चिंतामणि किसकी है, हेमांद्री की, उसी से आपको याद आ जाएगा। ये मौलिक ग्रंथ है ना। इन चतुर्वर्ग सिर्फ हेमांद्री नहीं बताया, चतुर्वर्ग चिंतामणि और किसी ने नहीं बताया है। बोपदेव ये भी इंपोर्टेंट है, बोपदेव ने देखिए सत्य श्लोकी या बोपदेव शतक, तो बोपदेव शतक के नाम से नहीं आएगा, सत्य श्लोकी, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ लेना। इसी पर चंद्रकला व्याख्या की है, याद रखिएगा। आशाधर, तो ये भी इंपोर्टेंट है, मैंने कहा था जो हृदय पर जिससे आशा लगाते हैं वो हृदय पर घात करता है, इसलिए अष्टांग हृदयोपघात याद रखिएगा, है ना। अब बात करेंगे 14वीं सदी की, तो आडमल्य दीपिका, है ना, पिता भाव सिंह, पिता चक्रपाणी, याद रखिएगा। वाचस्पति मैंने कहा था आतंक दर्पण, आतंक कौन मचाता है, मादर निदान पर टीका की वाचस्पति। 15वीं सदी की बात करें तो शिवदास सेन, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, चरक तत्व प्रदीप का चरक सूत्र स्थान पर। तत्व चंद्रिका ये इंपोर्टेंट है ना, तत्व चंद्रिका किस पर लिखी है, चक्रदत्त पर। चक्रपाणी का द्रव्य गुण संग्रह की व्याख्या की है। तत्वबोध व्याख्या याद रखिएगा। भव्य दत्त कृत योग रत्ना का टीका, चलिए कोई खास नहीं है, आगे चलते हैं। श्रीनाथ पंडित की देखिए बात करें तो परहित संहिता, इसको थोड़ा इंपोर्टेंट लगा लेना। श्रीनाथ पंडित परहित संहिता, आंध्र प्रदेश के निवासी थे, 3 कांड बताए जिन्होंने, साधारण, अष्टांग और रस, है ना, तो ठीक है पढ़ लीजिएगा। 16वीं सदी की बात करें तो लोलिम्ब राज, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने, तो वैद्य जीवन, तो वैद्य जीवन के लेखक कौन है, तो लोलिम्ब राज है ना। जैन हर्ष कीर्ति सूरी, ये भी इंपोर्टेंट है, 16वीं सदी के, योग चिंतामणि। आगे बात करेंगे आधुनिक काल की, तो देखिएगा 8वीं से 16वीं सदी तक तो आपके आचार्य हो गए जो मध्यकालीन में आते थे। अब बात करेंगे आधुनिक काल की, तो 17वीं सदी से आपका आधुनिक काल लग जाता है, जिसमें देखिए काशीराम वैद्य, IMP लगाइए इसको, काशीराम वैद्य को, जिसने गूढ़ार्थ दीपिका लिखी हुई है। कौन सी, गूढ़ार्थ दीपिका। नरसिंह कविराज, ये मैंने काफी इंपोर्टेंट लगवाई थी, आपसे बोला भी था, है ना। रोग विनिश्चय विवरण सिद्धांत चिंतामणि माधव निदान पर लिखी गई है, याद रखिएगा। और कौन कौन सी, चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ चरक संहिता पर। मधुमती चिकित्सा ग्रंथ की रचना की इन्होंने नरसिंह कविराज ने। रुद्र भट्ट की बात करें तो देखिए रुद्र मैंने कैसे याद करवाया था आपको, गूढ़ांत दीपिका, तो अंत करके याद करवाया था, अभी एक गूढ़ार्थ थी एक अंत थी, तो जब भी आप वो पिछली क्लास लें, जो इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था उसमें सारा डिटेल बताए हुए पढ़ लेना वहां से।
देखिए मैंने अभी आपसे पूछा था आयुर्वेद दीपिका जो सारंगधर पर है तो वो है रुद्र भट्ट, हालांकि मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है दीपिका टीका वैद्य जीवन पर, ये भी थोड़ा सा याद रखिए। अब बात करें 18वीं सदी की, तो रामसेन मीर जाफर के राजवैद्य कविंद्र मणि रूप में प्रसिद्ध है, रसेन सात संग्रह और रसेन चिंतामणि पर टीका की है। तो ये थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा इसको, रसेन सात संग्रह और रसेन चिंतामणि। 19वीं सदी की बात करें तो गंगाधर राय, इस वाले जो गंगाधर राय 19वीं सदी इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ऊपर ही निशान लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट IMP है। ये कुल 76 कृतियां हैं। जल्प कल्प तरु हालांकि पता ही होगा आपको। जो बात करते हैं भास्करोदय, इसको IMP लगाइएगा, भास्करोदय को, ये इंपोर्टेंट है भास्करोदय। बाकी नाड़ी परीक्षा, ये भी IMP लगाइएगा, नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा ग्रंथ गंगाधर राय ने, नाड़ी परीक्षा का वर्णन किसमें मिलता है? सारंगधर संहिता में, है ना। नाड़ी विज्ञान जो लिखा है महर्षि कणाद ने, याद रखिएगा। ये सारी चीजें हैं। मृत्युंजय संहिता याद रखिए। बाकी है आरोग्य स्रोत है, आयुर्वेद संग्रह देखिएगा, आयुर्वेद सार संग्रह नहीं है, आयुर्वेद संग्रह है, ये भी गंगाधर राय की है, पढ़ के छोड़ दीजिएगा। आगे बात करेंगे 20वीं सदी की, तो देखिए हाराड़ चंद्र, काफी इंपोर्टेंट है। सुश्रुतार्थ संदीपन सुश्रुत संहिता पर टीका की है, पढ़ के आए हैं हम। योगेंद्रनाथ सेन, ये भी पढ़ के आए हैं। चरकोपस्कार, मैंने कहा था योगेंद्र चरक पर उपकार करते थे। द्वारकानाथ सेन के पुत्र वशिष्ठ थे। ज्योतिष चंद्र सरस्वती, ये भी पढ़ के आए थे। चरक प्रदीपिका, चरक संहिता पर टीका की। इसी तरीके से आयुर्वेद दीपिका के कौन है ना, और भी हैं, किसकी है? शिवदास सेन की। देखिएगा चरक तत्व प्रदीपिका किसकी है? अगर तत्व जुड़ जाए शिवदास सेन की। तो आपको तुरंत कंफ्यूजन नहीं होना है, इस शब्द से मान लीजिए चरक प्रदीपिका आ गई तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। जयदेव विद्यालंकार, तो ये तो हिंदी टीकाकार थे। अत्रिदेव विद्यालंकार, तो देखिएगा अत्रिदेव विद्यालंकार मैंने आपसे बताया था अभी, चरक सुश्रुत वागड़ तीनों पर हिंदी टीका की है इन्होंने, है ना। संपूर्ण अष्टांग संग्रह पर एकमात्र हिंदी टीका है, संपूर्ण अष्टांग संग्रह पर याद रखिएगा एकमात्र हिंदी टीका है। भास्कर गोविंद घाणेकर, ये भी मैंने बताया था आपको, सुश्रुत सूत्र व शारीर पर हिंदी टीका की है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। सुश्रुत सूत्र व शारीर पर हिंदी टीका किसने? भास्कर गोविंद घाणेकर ने। औपसर्गिक रोग, ये भी बताए हुए इन्होंने। स्वास्थ्य विज्ञान, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वैद्य की स्वास्थ्यहानि, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, वैद्य की स्वास्थ्यहानि, जिसका हम राइटर नहीं पढ़ते थे, बस पता है हमें, जब संस्कृत का एग्जाम होता था उस समय पढ़ाया जाता है। वैद्य की स्वास्थ्यहानि बुक आती थी, जिसके राइटर कौन थे? तो भास्कर गोविंद घाणेकर थे, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी की बात करें तो देखिएगा रस रस समुच्चय पर विज्ञान विनोद, दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी विज्ञान विनोद के लेखक। तो ये थोड़ा सा टीकाकार कौन है विज्ञान विनोद की, और रस रस समुच्चय पर टीका की विज्ञान विनोद, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लालचंद वैद्य, ये भी इंपॉर्टेंट, लालचंद वैद्य, तो अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय भाव प्रकाश पर हिंदी टीका की लालचंद वैद्य ने। ये तो थी काल की बात, है ना। हमने प्रारंभिक काल की बात की, मतलब प्राचीन काल की बात की, मध्य काल की बात की और आधुनिक काल की बात की। अब हम बात करेंगे रोग विज्ञान वाग्मय की बात करेंगे। तो देखिएगा माधव निदान, जिसका दूसरा नाम आपको पता ही रोग निश्चय, लेखक पता ही है माधवकर, सदी आपको पता ही 7वीं सदी, पढ़ा चुका हूं मैं। जो नहीं पढ़े हैं उसको पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, जो पढ़ चुके हैं उसको मैं दोबारा मतलब डीपली नहीं बताऊंगा, बस आपको फोकस करवा दूंगा, पढ़ा चुका। अंजन निदान, तो अन्य अग्निवेश, अंजन से अ से अंजन, अ से ही अग्नि, याद रखिए। तो अंजन निदान जो है अग्निवेश, लेकिन वो अग्निवेश नहीं है जो अग्निवेश तंत्र की रचना की थी, ये दूसरे अन्य अग्निवेश है जिनकी सदी 9वीं सदी है। इसमें अंजन निदान में देखिएगा श्लोक 235 है, कोई नहीं पूछता है। वर्द नामक रोग का उल्लेख है, नेत्र रोगों पर आधारित ग्रंथ है, तो ठीक है। बस अंजन निदान नाम से ही पता चल रहा है, अंजन अंजन कहाँ लगाते हैं? नेत्र रोगों पर, तो ये बस याद रखिएगा। बाकी इसके राइटर याद रखिए, असे अंजन असे ही अग्निवेश, है ना, ये दोनों पकड़ना। अब बात करेंगे हंसराज निदान की। तो हंसराज निदान का नाम ही है उनके नाम से ही, हंसराज वैद्य के नाम से ही। पर्याय क्या है? विशक चक्र चित्तोत्सवे, बस ये आपको पर्याय पूछ लेगा, क्योंकि वो तो पूछेगा नहीं, है ना। तो ये विशक चक्र चित्तोत्सवे याद रखिएगा, 17वीं सदी है। जो मैं ये बताने वाला हूँ सिद्धांत निदान, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा।
महामहोपाध्याय गणनाथ सेन, तो ये गणनाथ सेन को है ना याद रखिए 20वीं सदी है। तो महामहोपाध्याय के नाम से कौन जाने जाते हैं, याद रखिएगा गणनाथ सेन है। सदी याद रखिए 20वीं सदी है। इन्होंने कौन सा, तो गणनाथ सेन का सिद्धांत कुछ ऐसे थे, तो इन्होंने सिद्धांत निदान लिख दी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, गणनाथ सेन के सिद्धांत अलग थे इसलिए उन्होंने सिद्धांत निदान लिखा। इसमें देखिएगा निमोनिया, टाइफाइड, काला ज्वर का छंदोबद्ध वर्णन किया हुआ गणनाथ सेन ने। और सबसे इंपोर्टेंट जो है इनकी प्रत्यक्ष शारीरम, इसको आईएम पे लगा लीजिए, प्रत्यक्ष शारीरम मैं पूछूंगा आपसे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अरिष्ट विज्ञान, तो अरिष्ट विज्ञान लिखिए रमानाथ द्विवेदी ने। तो अरिष्ट किसको उत्पन्न हो गए थे, तो रमानाथ द्विवेदी को हो गए थे। इस तरीके से याद रख सकते हो, तो अरिष्ट विज्ञान हो गया। आयुर्वेद व्याधि विज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट है, आचार्य यादव जी त्रिकम जी। यादव जी त्रिकम जी के सभी ग्रंथ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो आया ही आया है, एक दो और ग्रंथ हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी आएंगे बताऊंगा मैं, लेकिन आप यहाँ अभी इसको याद रखिएगा। आयुर्वेद व्याधि विज्ञान, यादव जी त्रिकम जी। निदान चिकित्सा हस्तामलक, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, रणजीत राय देसाई। रोगी परीक्षा विधि का वर्णन, मतलब जो ग्रंथ है वो है आपके प्रियव्रत शर्मा। भास्करोदय, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, गंगाधर राय। और नाड़ी ज्ञान दर्पण, तो वो है आपके भूधर भट्ट। चलेगा, ये तो थी आपकी किसकी बात, रोग विज्ञान वाङ्मय की बात। अब बात करेंगे चिकित्सा वाङ्मय की बात। तो चिकित्सा ग्रंथ की बात, तो देखिए माधव चिकित्सक की बात करें तो इन्होंने देखिएगा इंद्र कर के पुत्र माधव का 7वीं सदी, इन्होंने चिकित्सा ग्रंथों में प्रथम ग्रंथ है। सिद्ध योग ब्रंद ने 9वीं सदी में। तो ब्रंद माधव या ब्रंद संग्रह, इससे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन सिद्ध योग आप समझ नहीं पाएंगे। तो सिद्ध योग किसने लिखा हुआ है, ब्रंद ने। कौन सी सदी में, 9वीं सदी में। क्या है, चिकित्सा ग्रंथ है। तो आपसे पूछा जाएगा सिद्ध योग जो चिकित्सा ग्रंथ है, चिकित्सा वाङ्मय है, उसका लेखक कौन है, तो ब्रंद याद रखिएगा। बाकी ब्रंद माधव से जो समझ में ही आ रहा है ब्रंद है, और ब्रंद संग्रह से भी आपको समझ में आ रहा है। सबसे इंपोर्टेंट है स्नायु रोग का वर्णन किया है, ये आईएम पे लगा लीजिएगा, पूछा गया है। अब मैं स्नायु से ही आपको कुछ एक याद करवा के आया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैं एक क्वेश्चन था कि स्नायु क्रमी का वर्णन कहाँ किस आचार्य ने किया है, किस संहिता में मिलता है। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। स्नायु क्रमिक पूछे जाए तो सारंगधर आएगा, और स्नायु को रोग पूछे जाए तो याद रखिएगा ब्रंद सिद्ध योग संग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन, क्योंकि जहां पर आप स्नायु भी पढ़ चुके हैं, रोग भी पढ़ चुके हैं, क्रमी भी पढ़ चुके हो, और स्नायु लिगामेंट तो पढ़ते ही पढ़ते हो, है ना। बर्दम रोग, ये ठीक है, याद रहे रहे नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको स्नायु को रोग का सर्वप्रथम वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो वो आपको ब्रंद याद करना पड़ेगा। चिकित्सा कलिका भी मैंने बताई थी, चिकित्सा कलिका पर चंद्रट ने टीका की थी, और चंद्रट के जो चिकित्सा कलिका थी वो किसने लिखी गई थी, चंद्रट के पिता ने, और चंद्रट के पिता का नाम क्या था, तो तीसराचार्य थे, 10वीं सदी, है ना। ग्रंथ में 401 श्लोक हैं, तो ठीक है, संख्या याद हो जाए, ठीक है। दो दूष्यादि भावों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, औसत द्रव्यों के 18 गुण, इस वाले पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा। और स्वित्र में नीलग्रथ, ये भी स्वित्र में नीलग्रथ। चलिएगा आगे बात करेंगे चक्रदत्त की। तो देखिएगा चक्रदत्त, चक्रपाणी, ये तो पता ही है आपको, चक्रपाणी दत्त है, 11वीं सदी। चक्र संग्रह, तो उसी के नाम से चक्रदत्त या चक्र संग्रह कह लीजिए। चिकित्सा संग्रह, तो ये अभी हम जब चक्रपाणी की बात चल रही थी, जब मध्यकाल में मैंने बताया था, तो वहां पर भी चिकित्सा संग्रह आया था जब मैंने चक्रपाणी बताया था। लेकिन यहाँ पर हम चिकित्सा जब संग्रह वाङ्मय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए फिर से दे दिया गया है। तो इस चिकित्सा संग्रह में किन किन रोगों का वर्णन किया गया है विशिष्ट प्रयोगों में। तो देखिए जैसे आम बात है, आम बात में अगर चिकित्सा की बात आ रही तो सिंहनाथ गुग्गुल, रसौन सुरा, गुल्म में कांकायन गुटका, तो इस गुल्म में कांकायन गुटका को अंडरलाइन करिएगा। है ना। वैसे कांकान गुटका बटी, जो कांकान बटी आती है वो अर्श के लिए भी रहती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चक्रपाणी कृत कांकान गुटका का कौन है, मतलब किस रोगों में प्रयोग किया गया है, तो वह गुल्म। हिक्का श्वास में मयूर पिच्छ भस्म, तो ये तो आप पता ही है। उन्माद में देखिएगा ऐन्द्री फल का नस्य बताया है, और उदावर्त में रसौन, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। धातु व रसौषधियों के अनेक योगों का भी वर्णन किया उन्होंने। अर्श में अग्निमुख लौ, याद रखिएगा। कुष्ठ में देखिएगा नवायस रसायन,
है ना। नवायस लौ पढ़ते हैं, लेकिन नवायस रसायन किस में है, तो वो कुष्ठ में है ना। पांडु में पुनर्नवा मंडूर, ठीक है, मंडूर और योगराज। तो ये योगराज कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, गोला लगा लीजिए इस पर। आपसे ही पूछा जाएगा योगराज किस में है, पांडु में, है ना। अगर योगराज गुग्गुल पूछा जाता है तो आपको बात व्याधि लगानी है, और केवल योगराज पूछा जाता है तब आपको आंसर में पांडु लगाना है। परिणाम शूल की बात करें तो देखिएगा शतावरी मंडूर काफी प्रसिद्ध है और पूछा भी गया है। बमनार्थ ताम्र भस्म, तो ये इंपोर्टेंट है ना। राजक्षमा में तप्यादि लौ। चलिए, पारद के भी अनेक योग वर्णन किए गए हैं। इन्होंने अर्थ में देखिएगा रस गुटका है, ग्रहणी में रस परपटी है, राजक्षमा में रसेंद्र गुटका है, मसूरिका में कज्जली है, तो इसको अंडरलाइन करिएगा, मसूरिका में कज्जली, और पिलिया में लोकनाथ रस है। चक्रदत्त पर टीकाएं तो देखिएगा रत्न प्रभा टीका लिखी गई, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, किसने लिखी, निश्चल कर ने लिखी है। तत्व चंद्रिका लिखी गई, किसने लिखी, चक्रपाणि दत्त पर, तो शिवदास सेन ने लिखी। वैद्य प्रभा किसने लिखी है, चक्रदत्त पर टीका की है, हिंदी टीका इंद्रजीत त्रिपाठी। तो काफी इंपोर्टेंट है टीकाएं, है ना। आप एक बार रोग भले ही याद हो या ना हो, लेकिन ये टीकाएं जरूर याद रखिएगा। हालांकि जो मैंने रोग इंपोर्टेंट लगाए हैं वो तो आपको याद ही रखना है। अब बात करेंगे बंगसेन की। देखिएगा बंगसेन चिकित्सा सार संग्रह, ये गोला मान लीजिए चिकित्सा सार संग्रह पर, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया चिकित्सा सार संग्रह। क्योंकि अभी हम आयुर्वेद सार संग्रह भी पढ़ेंगे, चिकित्सा सार संग्रह भी पढ़ेंगे, चिकित्सा सार विज्ञान भी पढ़ेंगे, चिकित्सा सार तंत्र भी पढ़ेंगे, तो आपको सारा एक जगह लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिएगा बंगसेन वैद्य गदाधर के पुत्र बंगसेन, सदी इनका याद रखिएगा 12वीं सदी है, और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो चिकित्सा सार संग्रह है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया है। सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन, गोला मान लीजिए इस पर, आईएमपी लगा लीजिए। स्लीपद में साकोटक, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्लीपर साकोटक, स्लीपर साकोटक। राजक्षमा में जाति फलाद, अब राजक्षमा में जाति फलाद, इसको आईएमपी लगाइएगा, जाति फलाद। बाकी सबसे इंपोर्टेंट देखिए अगस्त संहिता का प्रतिसंस्कार किया है। जिस तरीके से खन्ना संहिता का जो प्रतिसंस्कार किया था भट्टा हरिचंद ने, उसी तरीके से बंगसेन ने भी अगस्त संहिता का प्रतिसंस्कार किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं योग रत्नाकर की। तो देखिए योग रत्नाकर भी काफी इंपोर्टेंट है, योग रत्नाकर से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा नहीं है, तो देखिएगा थोड़ा सा इनका इंपोर्टेंट जो पॉइंट है उनकी बात करते हैं। मुख्यतः देखिएगा योग रत्नाकर का जो ग्रंथ है चिकित्सा ग्रंथ है, परंतु शारीर व शल्य छोड़कर सभी विषय का वर्णन किया गया है ना। रोगों की पथ्य विधि का वर्णन है, एक तो इसको अंडरलाइन करिए, पथ्य विधि। अष्टविध परीक्षा सबसे इंपोर्टेंट, गोला मान लीजिए इसको, अष्टविध परीक्षा को आईएमपी लगा लीजिएगा इसको। अष्टविध परीक्षा का वर्णन किस आचार्य में मतलब किसने किया है, तो योग रत्नाकर ने। आपने पढ़ाई होगा नाड़ी मूत्र मलम जिब्या, वो वाला जो श्लोक है ना, नाड़ी मूत्र मल जिब्या, चलेगा। इसीलिए पंचकर्म का क्रम देखिए क्या बताया इन्होंने, तो बमन, अब देखिए क्रम, अब जहां पंचकर्म का क्रम आ जाए तो हमने पंचकर्म देखिए चरक के अनुसार ही पढ़ा है, सुश्रुत के अनुसार भी, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। अब बात करेंगे योग रत्नाकर, तो जो हटके है वही पूछा जाता है। देखिएगा बमन विरेचन, अब देखिए बस्ती है ही नहीं इसमें, सबसे इंपोर्टेंट इन्होंने योग रत्नाकर ने पंचकर्म में बस्ती रखी ही नहीं है, तो ये बस्ती जिस ऑप्शन में देखे वो ऑप्शन गलत है ना। बाकी नस्य है, फिर कर्णपूरण है, रक्त मोक्षण है। पूती प्रमेय शब्द में गोनोरिया के लिए, तो ये आईएमपी लगाइए, पूती प्रमेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो गोनोरिया के लिए। फिरंग का चंद्रक व्रण, आईएमपी लगाइए इसको, फिरंग के लिए चंद्रक व्रण नाम से वर्णन किया है। बाल रोगों में सर्वप्रथम उत्फुल्लिका, अंडरलाइन करिए इसको, जो हटके है वही पूछे जाते क्वेश्चन। देखिए प्रथम ग्रंथ जिसमें तमाकू, जिसे दंत पीड़ा सामक कहा है, हम लोग आजकल देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में पता है जो लेटेस्ट, क्योंकि ये आधुनिक थे योग रत्नाकर, याद रखिएगा, और आधुनिक थे तो आधुनिक जब से चला आ रहा है। कभी ये जहाँ किसी के भी दाढ़ वगैरह में दर्द होता है तो थोड़ा तम्बाकू लीजिएगा, उसे हल्का सा मसल करके और दांतों के नीचे रख लीजिए, तो जो दंत पीड़ा है वो कम हो जाती है ना। और हुक्का धूम यंत्र का उल्लेख किया, चलेगा। नेत्र रोगों में भीमसेनी कपूर, तो इस वाले पॉइंट को इम्पोर्टेंट लगाइएगा। नेत्र रोगों में भीमसेनी कपूर, फिरंका चंद्रक व्रण,
पूती प्रमेय को गोनोरिया, है ना, पंचकर्म का क्रम और अष्टवेद परीक्षा। योग तरंगड़ी देखिएगा, ये भी IMP है। योग तरंगड़ी किसने लिखी है? तिरुमल भट्ट ने 17वीं सदी में। योग कितने, तरंग कितने, तरंगड़ी है मतलब तरंग, जो अध्याय रहते हैं उनको तरंग बोल दिया गया है। तो एक तरंगड़ी में कितने तरंगे? 80 तरंगे हैं। संहिताबद्ध बृहत योग तरंगड़ी की रचना जिसमें 148 तरंग है। तो आपसे तक तरंग, योग तरंगड़ी में तिरुमल भट्ट ने जो अपने अध्याय का नाम दिया है वो तरंग के नाम से दिया, प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग, इस तरीके से अध्याय ना कह के तरंग बोला गया है ना। और जबकि बृहत योग तरंगड़ी की रचना जिसमें 148 तरंग है। योग तरंगड़ी की बात करें तो देखिएगा, याद रखिएगा 80 है, और बृहत योग की बात करें 148 है। द्रव्य गुण सत श्लोकी एवं रस दर्पण भी इन्हीं की रचनाएं हैं, तिरुमल भट्ट की। अभी हम सत श्लोकी पढ़ के आए थे, केवल सत श्लोकी, वो किसकी थी? बौद्धदेव कृत थी। लेकिन यदि द्रव्य गुण जुड़ जाता है, द्रव्य गुण सत श्लोकी, तो याद रखिए तिरुमल भट्ट की। संख्या का प्रंग में सर्वप्रथम वर्णन इन्होंने प्रयोग बताया है। IMP लगाइए इस पॉइंट को, संख्या का प्रंग में। चलिए आगे चलते हैं। वैसज रत्नावली, ये देखिएगा रचनाकार कौन है? तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा था, है ना, गोविंद दास सेन, 18वीं सदी, याद रखिएगा। वैसज रत्नावली में याद रखिए 4 स्थान एवं 216 अध्याय है। अब देखिए वैसज रत्नावली हटके है स्थान, अभी तक हम सभी में 8-8 पढ़ के आ रहे थे, काश्यप संहिता 9वां स्थान, खिल स्थान पढ़ा। इसी तरीके से देखिए वैसज रत्नावली केवल 4 स्थान है, अध्याय देखिएगा 216 अध्याय है, तो यहाँ से वो पूछ सकता है। बाकी कुछ रोग बताए हुए है ना वैसज रत्नावली में, तांडव रोग, उरस्ते, खंजनिका, औपसर्गिक मेय, ओजोमेय। तो देखिएगा वैसज रत्नावली में ओजोमेय को अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। हालांकि उसी के पर्याय हैं जो हम जो प्रमेय पढ़ते हैं उसमें ओजोमेय जो बताया उसी का है। इसी तरीके से वृक्कामय है, किलोम रोग है, शीर्षाम्बु, है ना, वैसज रत्नावली, मस्तिष्क रोग है, अंशुवत पढ़ के छोड़ दीजिएगा। अब बात करेंगे आतंक तिमिर भास्कर, तो इसको पढ़ लीजिएगा। काशीराम बलराम 18वीं सदी है, कोई खास नहीं है। चिकित्सा दर्श पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, स्वस्थ व्रत समुच्चय, इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा, है ना। पंडित राजेश्वर दत्त जो शास्त्री की जो रचना है वो स्वस्थ व्रत समुच्चय है। बाकी फिर लास्ट पॉइंट है सबसे, विषयकर्म सिद्धि रमानाथ द्विवेदी, तो पढ़ लेना इसको। तो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हुए हैं उन पर थोड़ा सा विशेष फोकस दीजिएगा, बाकी पढ़ना आपको सारा ही है। हमेशा याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है वो बेस रहता है, फिर जितना आप डीपली पढ़ सकते हो डीपली पढ़िएगा, याद रखिए उसको, है ना। चलेगा, अब आगे की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, इससे आगे का बताएंगे, है ना। कुछ इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट रह गए अभी इतिहास में, 4 या 5 लेक्चर और होंगे इसके, और आपका जो इतिहास है फिनिश हो जाएगा, है ना। चलिएगा, ठीक है, ओके।